हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लिंक्स ऑफ स्टडी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र पुरुष जनन तंत्र का अध्ययन कर लिया था और इसके जो बेसिक पार्ट्स थे उनको अच्छी तरीके से हम लोगों ने कंसिडर कर लिया था, समझ लिया था। ठीक है ना। अभी इसके अंदर बीच में 2-4 बातें रह गई थी, वो बातें हम लोग वापस से करते हैं। ठीक है ना। हम लोगों ने ये देखा था कि जो वर्षण होता है उसका आंतरिक आवरण अंदर की तरफ वलित होता है और वलित होकर क्या करता है 250 कक्ष का निर्माण करता है। ठीक है ना। 250 कक्ष बनाता है, 250 क्या बनाता है, ये कक्ष बनाता है। मैं एक बार इसको मिटा के वापस से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखना। हम लोग एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी चलेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अपने बोर्ड एग्जाम में केवल एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना। और ज्यादा यदि डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको नीट बेसिस पे भी पढ़ा दूंगा बायोलॉजी। ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो वर्षण कोश है और वर्षण कोश के अंदर कौन होते हैं, वर्षण होते हैं। और वर्षण जो होते हैं वो वर्षण का देखो 2 आवरण पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, लेकिन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना एनसीईआरटी में वही पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। वर्षण का जो आंतरिक आवरण था, ठीक है ना, अंदर वाली जो लेयर थी वो अंदर की तरफ वलित होती है और वलित होकर क्या बनाती है 250 कक्ष बनाती है। क्या बनाती है 250 कक्ष बनाती है। एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है तो इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो 250 कक्ष बनाती है और 250 कक्ष, इन 250 कक्ष को हम लोग क्या बोल रहे थे, वर्षण पालिया बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, वर्षण पालिया बोल रहे थे। और बाकी जो थी ना डिटेल्स वगैरह आगे की इसकी वो मैंने पीछे पढ़ा दी। यहाँ से बीच में से कल वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने बीच में से यहाँ का कुछ पॉइंट छोड़ दिए थे, वो आज कर लेते हैं। और लास्ट में इसकी जो जनन इंद्रिया होती है, बाह्य जनन इंद्रिया और आंतरिक जनन इंद्रिया होती है, उनको पढ़ लेंगे। ठीक है ना, देखना। ठीक है। वर्षण का आंतरिक आवरण जो होता है वो अंदर की तरफ वलित होकर क्या बनाता है 250 कक्ष बनाता है और 250 इन कक्ष को क्या बोलते हैं, वर्षण पालिया बोलते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्येक वर्षण पाली के अंदर 2 से 3, कितनी 2 से 3 इस तरीके की क्या पाई जाती है, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल में पीछे। ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये जो वर्षण का आंतरिक आवरण होता है वो अंदर की ओर वलित होकर क्या बनाता है 250 कक्ष बनाता है और इन कक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्षण पालिया बोलते हैं। और प्रत्येक वर्षण पाली में 1 से 3, सॉरी है ना, 1 से 3 क्या पाई जाती है, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। यहां तक हम लोगों ने कंसीडर कर लिया होगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। और बाकी डिटेल पढ़नी है पीछे वाला वीडियो देखे, इस वीडियो के लास्ट में पीछे वाला वीडियो लगा दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट भी उसको देख सकते हैं। आपको खोजना नहीं पड़ेगा, ढूंढना उसको नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो प्रत्येक वर्षण पाली में 1 से 3 क्या होती है, शुक्र जनन नलिकाएं होती है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये जो शुक्र जनन नलिकाएं बाहर की ओर निकलकर वर्षण पालियों से बाहर निकल किसका निर्माण करती है, वर्षण की पश्चिमी सतह पर वर्षण जालक का निर्माण करती है। ठीक है ना। वर्षण जालक का क्या करती है, निर्माण करती है, रेटिटेस्टिस का फॉर्मेशन करती है। अभी हमें आगे वाली बातें नहीं करनी क्योंकि वो हम लोगों ने अच्छी तरीके से कंसिडर्ड कर ली थी, समझ ली थी। अभी हम लोग बात यहां पर करेंगे, यदि मैं इसका क्या काटता हूं, काटता हूं यहां से शुक्र जनन नलिकाओं का क्या करता हूं, काटता हूं तो हमें कैसी संरचना दिखाई देती है और शुक्राणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है वो देखने वाले आज हम, है ना, इस वीडियो में। तो मैं भी बता देता हूं, यदि मैं यहां से इसका अनुप्रस्थ काटता हूं, ठीक है ना, इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन यहां से यदि मैं निकालता हूं तो मुझे कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, मुझे शुक्राणु दिखाई देंगे या स्पर्म दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कौन सी सेल्स होती है जो यहाँ पर स्पर्म का निर्माण करती है, वो चीजें हम लोग यहाँ पर आज कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूं और डायग्राम बनाता हूं। ठीक है। अभी देखना, हमें जब इसको ये निकालते हैं, काटते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का हम क्या निकालेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन निकालेंगे। ठीक है ना। शुक्र जनन नलिका का ट्रांसवर्स सेक्शन निकालेंगे तो हमें एक नलिका इसे बीच में दिखाई देगी गोल आकार में। कैसी दिखाई देगी, गोल आकार में। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 से कितनी होती है, 3 नलिकाएं होती है। ठीक है ना। तो बाकी की मैं इधर बना देता हूं इस तरीके से,
ये मान लेते हैं ये दूसरी नलिका है, ठीक है ना, और ये तीसरी नलिका है, और एक नलिका हम लोग और बना देते हैं यहाँ पर, देखना इससे, ठीक है ना, इस तरीके से दिखाई देती है। इधर वाली भी क्या है, शुक्र जनन नलिका, इनको यदि बनाएंगे तो ये पूरा डायग्राम बन जाएगा इधर से ऐसे, ठीक है ना। ऐसे यदि इसको बनाएंगे तो देखो मैं बना के बताता हूँ आपको, एनसीईआरटी में बना रखा है इस तरीके से। यदि हम लोग इनको बनाना चाहिए इस डायग्राम को तो ये भी बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें समझने के लिए एक ही नलिका का काट के हमें जरूरी है, तो हम लोग साइड वाले को मिटा देते हैं ताकि हमारा डायग्राम सुंदर बने, समझ में भी सही से आए आप लोगों के, है ना। तो देखते हैं, देखना क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो शुक्र जनन नलिका है उसको हम लोग काटते हैं तो अंदर से हमें इस तरीके से गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और इस गोलाकार स्ट्रक्चर की जो बाहर वाली परत होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूनिका प्रोपेरिया बोलते हैं। ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। हम लोग जब इसको नीट के लेवल पे पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तब हम लोग इसको देख लेंगे। एक बार हम लोग एनसीईआरटी लेवल पर पढ़ रहे हैं तो फिर भी मैं बता देता हूं कि जो शुक्र जनन नलिका होता है उसका जो बाह्य आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका प्रोपेरिया बोलते हैं, ठीक है ना। याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बोर्ड वालों को याद करने की जरूरत नहीं है, नीट वाला यदि होगा तो वो याद कर लेगा, ठीक है। फिर देखना ये जो शुक्र जनन नलिका है अंदर वाली, इसमें हमें कुछ इस तरीके से लंबी त्रिभुजाकार या स्तंभाकार कोशिकाएं दिखाई देती है, इस तरीके से बड़ी बड़ी, ठीक है ना, इस तरीके से समझना इनको। कुछ कोशिकाएं क्या दिखाई देती है, लंबी और स्तंभाकार, ठीक है ना, और इन कोशिकाओं को हम लोग बोलेंगे सर्टोली सेल्स या सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है ना। शुक्र जनन नलिका का जब हम लोग अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो हमें कुछ कोशिकाएं स्तंभाकार या पिरामिड नुमा दिखाई देती है, और ये कोशिकाएं क्या कौन सी कोशिकाएं होती है, सर्टोली कोशिकाएं होती है। तो इनका आकार कैसा हो जाएगा, स्तंभाकार, स्तंभाकार या पिरामिड नुमा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि शुक्र जनन नलिका का अनुप्रस्थ काटने पर या शुक्र जनन नलिका में हमें कुछ कोशिकाएं स्तंभाकार या पिरामिड नुमा दिखाई देती है, उन कोशिकाओं को हम लोग सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है ना। अभी बोलोगे सर ये क्या करती है, सर्टोली कोशिका का काम क्या है, देखना ये शुक्राणु का निर्माण नहीं करती है, शुक्राणु का निर्माण करेगी वो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखना एक नंबर लिख देता हूं मैं इसको की, ठीक है ना। तो देखना सर्टोली कोशिका स्तंभाकार और पिरामिड नुमा होती है, और ये क्या करती है, ये शुक्राणुओं को सुरक्षा, पोषण व आलंबन, ठीक है ना, व आलंबन, ठीक है। ये क्या करती है, शुक्राणुओं को सुरक्षा, पोषण व आलंबन प्रदान करने का काम करती है, किसको, शुक्राणुओं को या स्पर्म को ना, शुक्राणुओं को सुरक्षा, पोषण व आलंबन प्रदान करने का काम करती है। अभी मैं आपको बता देता हूं ये वाला जो पढ़ा रहा हूं मैं एनसीईआरटी, ये आपके लैब असिस्टेंट में भी आपके काम में आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये आपके सेकेंड ग्रेड में भी काम में आएगा, और ये आपके फर्स्ट ग्रेड यदि लेक्चरर होता है, ठीक है ना, उसके लिए भी क्या आएगी, ये चीजें काम में आएगी। सिर्फ नीट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ेगा। हाँ, नीट के अंदर भी ये चीजें काम में आएगी, ध्यान रखना। हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड चाहे कोई सी चीज की तैयारी करें, आजकल हमें पता है नीट के अंदर ही शामिल कर दिया पैरामेडिकल वगैरह वगैरह को, ठीक है ना, बीएससी नर्सिंग वगैरह सब कुछ कहाँ पे शामिल हो गए, नीट में शामिल हो गए। तो आपको बायोलॉजी की किसी भी फील्ड की जब तैयारी करनी है बायोलॉजी से रिलेटेड, तो आपको क्या करनी है, फर्स्ट सबसे पहले क्या क्लियर करनी है, एनसीईआरटी, चाहे वो 11th की हो चाहे वो 12th की हो, बायोलॉजी की आपको एनसीईआरटी आनी चाहिए, और बायोलॉजी की एनसीईआरटी के लिए हमारी क्लास से वरदान साबित होगी। तो इसका ध्यान रखना, ये सभी के लिए काम की है, ठीक है ना, नीट वालों के लिए, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए, सेकंड ग्रेड की तैयारी के लिए, या लैब असिस्टेंट की तैयारी के लिए, या फिर आप लोग आगे जाके कॉलेज करते हो तो उसमें भी क्या आएगी, आपके काम में आएगी, एमएससी में भी काम में आएगी, ठीक है ना। तो सबके लिए क्या है, उपयोगी है, क्योंकि एनसीईआरटी सभी बच्चों को आनी चाहिए। अभी देखना कैसा क्या लिखा हम लोगों ने कि शुक्र जनन नलिका का बाह्य आवरण ट्यूनिका प्रोपेरिया कहलाता है। शुक्र जनन नलिका के अंदर जब हम लोग अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमें दो प्रकार की सेल्स दिखाई देती है, कैसी, टू टाइप्स ऑफ सेल्स हमें भी होती है, ठीक है ना, दिखाई देती है दो प्रकार की,
दो प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, शुक्र जनन नलिका का अनुप्रस्थ काट काटने पर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का ट्रांसवर्स सेक्शन निकालने पर हमें दो प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती है। उनमें पहली कोशिका तो कौन सी हो गई, सर्टोली कोशिका। पहली कोशिका क्या हो गई, सर्टोली कोशिका या सर्टोली सेल्स हो गई। और सर्टोली सेल्स के बारे में अभी भी हम लोगों ने पढ़ा कि शुक्र जनन नलिका के अंदर हमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमें पिरामिड नुमा या स्तंभाकार जो सेल्स दिखाई देती है, कोशिकाएं दिखाई देती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती है शुक्राणुओं को सुरक्षा, पोषण व आलंबन प्रदान करने का कार्य करती है। ये तो हो गई हमारी सर्टोली सेल्स। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं, इधर बना देता हूं, इन सर्टोली सेल्स के अलावा इनके अंदर एक कोशिका और पाई जाती है इस तरीके से, ठीक है ना। दो ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है शुक्र जनन नलिका के अंदर, एक तो सर्टोली सेल्स और दूसरी हो जाएगी यहां पर नर जनन कोशिका, या इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसी का दूसरा नाम हम लोग लिख देते हैं, मैं लिख देता हूं, देखना इधर थोड़ी जगह उधर कम है, ठीक है ना। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, नर जनन कोशिका, ठीक है ना। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, शुक्राणु जनन कोशिका, और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देंगे, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना। नर जनन कोशिका बोल दो, शुक्राणु जनन कोशिका बोल दो, या स्पर्मेटोगोनिया बोल दो, ठीक है ना। तो दो प्रकार की सेल्स हमें दिखाई दे रही है, एक तो सर्टोली कोशिका, दूसरी नर जनन कोशिका, या फिर शुक्राणु जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया में दिखाई देती है। अब स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है, ये क्या करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है, समझ गए ना। ये क्या करती है, स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणुओं का निर्माण करती है, किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। किस तरीके से, मैं थोड़ा सा बेसिक सा आपको समझा देता हूं। तो ये हो जाता है हमारा शुक्र जनन नलिका का अनुप्रस्थ काट या फिर ट्रांसवर्स सेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें बनाकर आनी पड़ेगी, एग्जाम में काफी बार पूछता है। शुक्र जनन नलिका का जो अपना ट्रांसवर्स सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए और उसको समझाइए। तो इस चीज का ध्यान रखना। एक बार वापस से देख लेते हैं कि जब हम लोग शुक्र जनन नलिका का अनुप्रस्थ काट काटते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, तो उसमें हमें दो प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती है। पहली हो जाएगी सर्टोली कोशिका, दूसरी हो जाएगी नर जनन कोशिका, ठीक है ना। सर्टोली कोशिका कैसी होती है, स्तंभाकार या पिरामिड नुमा होती है, ठीक है ना, जो शुक्राणुओं को सुरक्षा, पोषण व आलंबन प्रदान करती है, ठीक है ना। और जो स्पर्मेटोगोनिया होती है वो कैसी होती है, अंडाकार या गोलाकार कोशिकाएं होती है, और ये क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। अभी आप लोग बोलोगे सर आलंबन क्या है, आलंबन मतलब हो जाएगा रहने की जगह, रहने की जगह हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, शुक्राणुओं को रहने की जगह देती है। आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा, सभी बच्चों ने अच्छे से इसको कंसिडर किया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ बातें आगे की कर लेते हैं। हम लोगों ने नरजनन तंत्र पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से समझ लिया था, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट रह गए थे, उनको भी देख लेते हैं। देखना बच्चों क्या करते हो, और ठीक है। डायग्राम मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया था, इसलिए मैं इस बार इस वीडियो में डायग्राम नहीं बनाऊंगा। पिछले वीडियो में आप देख सकते हो उसको, ठीक है ना। हम लोगों ने 3 नंबर पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि नर का जो बाह्य जननांग होता है, नर का जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है या बाह्य जननांग होता है, वो कौन होता है, सीसन या पेनिस होता है, सीसन या पेनिस होता है, ठीक है ना। यही पढ़ा था। अब देखना ये जो सीसन होता है, ठीक है, ये नर का क्या है, बाह्य जननांग है। सबसे पहला पॉइंट तो यही याद करना है, सीसन नर का बाह्य जननांग होता है।
शीशन नर का बाह्य जननांग होता है। अब देखना ये क्या होता है, एक विशेष प्रकार के टिश्यू का बना होता, उत्तक का बना हुआ होता है। ये एक विशेष प्रकार के उत्तक या टिश्यू का बना होता है, उत्तक का बना होता है, ठीक है ना। अब ये उत्तक करता क्या है, इसको देखना, बना होता है। और ये उत्तक क्या करता है, ये जो टिश्यू होता है ये क्या करता है, बना होता है, जो शीशन को उद्घर्षण या उठान, और इंग्लिश में हम लोग बोल देंगे इसको इरेक्शन, ठीक है ना। इरेक्शन में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। सर इरेक्शन क्या होता है, देखना मैं बता देता हूं आपको। हम लोगों ने कल कुछ इस तरीके से नरजनन तंत्र बनाया था, ठीक है ना। सामान्यतः जो होता है शीशन होता है वो इस तरीके से ढीला डाला होता है, ठीक है। जल्दीबाजी में बता रहा हूं ना, डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, यहाँ पे इस तरीके से होता है, ठीक है ना। लेकिन जब शीशन का इरेक्शन होता है, उठान होता है, तो क्या हो जाता है, एकदम सीधा और कड़क हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाता है, ध्यान रखना इसको। शीशन क्या हो जाएगा, सीधा और कड़क हो जाएगा, ताकि योनि में आसानी से जा सके और वहां पर इंसेमिनेशन की क्रिया, वीर्य सेचन की क्रिया कर सके। यदि ये ढीला डाला होगा तो योनि में प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा एवं कड़क हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ताकि योनि मार्ग में मादा की योनि में प्रवेश कर सके और वहां पर शुक्राणुओं को छोड़ सके, मतलब वीर्य सेचन की क्रिया कर सके, ठीक है ना। तो देखना इसको क्या लिखा हम लोगों ने अभी भी, कि ये एक विशेष प्रकार के उत्तक का बना होता है, जो शीशन को उद्घर्षण, उठान या इरेक्शन में सहायक होता है, जिससे होता है, तथा वीर्य सेचन की क्रिया को सुगम बनाता है। वीर्य सेचन की क्रिया को सुगम बनाता है, ठीक है ना। ये बेसिक बातें हो गई इसके बारे में, शीशन के बारे में इतनी दे रखी है। बस अभी शीशन के 2-3 पार्ट और दे रखे, वो भी देख लेते हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में वो करवा दिए थे, वापस से उनको देख लेते हैं, इसकी बात हो गई तो देखना, जो शीशन होता है वो नर का एक्सटर्नल जेनेटेलिया या बाह्य जननांग होता है, ठीक है ना। शीशन या फिर पेनिस, और शीशन नर का बाह्य जननांग होता है। ये एक विशेष प्रकार के उत्तक का बना होता है, जो शीशन को उद्घर्षण, उठान या इरेक्शन में क्या करता है, सहायक होता है, तथा वीर्य सेचन की क्रिया को सुगम बनाता है। कौन, ये विशेष प्रकार का उत्तक। ये कौन से प्रकार का उत्तक है, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब देख लेंगे। एनसीईआरटी में फिलहाल इतना ही है, हमें इतना ही याद करना है। 12th बोर्ड वालों के लिए इतना काफी है, ठीक है ना। और सभी के लिए इतना काफी है, चाहे कोई सा ही हो ना, नीट वाला जो भी हो, इतना ही चलता है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं क्वेश्चन आजकल। आगे देखना, अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, कल हम लोगों ने कुछ इस तरीके से शीशन का डायग्राम बनाया था, पेनिस का इस तरीके से बनाया था, ठीक है ना। इस तरीके से बनाया था, ठीक है ना। और हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने ये देखा था कि शीशन का अगला, ठीक है, या अंतिम, ठीक है, गोल घुमावदार भाग, या जो ये अगला भाग होता है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लास पेनिस, ठीक है ना। शीशन मुंड बोलते हैं, शीशन, नीचे लिखता हूं ना, इसको क्या बोलते हैं, शीशन मुंड बोलते हैं, ठीक है ना। इतनी सी बस इसके बारे में डेफिनेशन दे रखी है कि शीशन का अगला पार्ट क्या कहलाता है, शीशन मुंड कहलाता है, ठीक है ना। फिर एक चीज और दे रखी है कि शीशन मुंड के ऊपर पतली त्वचा की एक परत होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अग्रछद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रछद या फोर स्किन बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे, ग्लास पेनिस। क्या बोलेंगे, ग्लास पेनिस होता है, और इधर फोर स्किन होती है। कोई दिक्कत
ठीक है ना, मीनिंग वगैरह गलती हो जाए जल्दी में तो ध्यान रखना, भावनाओं पे जाना आप लोग, मीनिंग्स पर मत जाना, जो बोल रहा उसको उसको सुनने में ध्यान देना, भावनाओं पर जाओ ना, मीनिंग्स पर मत जाओ, ठीक है। जो अगर छद है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया कि शीशन मुंड के ऊपर एक पतली त्वचा की परत पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, अगर छद या फोर स्किन कहते हैं। और शीशन का अंतिम गोल घुमावदार भाग शीशन मुंड या ग्लास पेनिस कहलाता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं इस छिद्र की, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूत्राशय मुख, क्या बोलते, मूत्राशय मुख बोलते हैं। आई होप सभी बच्चों को, क्योंकि यहीं से तो आ रहा था ना, यही तो कनेक्ट था मूत्राशय से लास्ट तक इस तरीके से। यहाँ पे हमारा क्या था, यूरेटर था, ठीक है ना, हाँ, यूरेटर मिएटिस भी बोलते इसको ना इंग्लिश के अंदर, देखना तो यहाँ पर इस तरीके से मूत्राशय था, उससे उसका मुंह यहाँ पे यहीं पे आकर तो खुल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मूत्राशय मुख्य बोल देंगे। आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी जो सहायक जनन ग्रंथियां थी वो क्या काम करती है और क्या नहीं करती है, कितने प्रकार की होती है। हालांकि हम लोगों ने पीछे कवर कर लिया है पूरा, फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। नर जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां, कौन सी ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां, ठीक है ना। हेल्पिंग ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, ये 3 प्रकार की होती है, हम लोगों ने इनको पहले ही कवर कर लिए है, ठीक है ना। नर जनन तंत्र की जो ग्रंथियां होती है वो क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। पहले हम लोग देखे थे हम लोगों ने शुक्राशय, ठीक है ना, सेमिनल वेसिकल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है ना, जो सेमिनल फ्लूइड का क्या करेगी, सिक्रेशन करेगी, सेमिनल द्रव्य का, शुक्रिय द्रव्य का क्या करेगी, स्त्रावण करेगी, ठीक है ना। दूसरी थी कौन, पुरुष, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रोस्टेट ग्रंथि, कौन सी, प्रोस्टेट ग्रंथि। यहां तक आई होप समझ में आया होगा आप सभी बच्चों को, है ना। और हम लोगों ने देखा था जो शुक्राशय थी वो कितनी थी, 1 पेयर थी, एक जोड़ी थी, 1 पेयर या एक जोड़ी थी। संख्या के अंदर ये केवल कितनी थी, एक थी, जोड़ी में नहीं होती है, ठीक है ना। और हम लोगों ने देखा था इसकी आकृति कैसी होती है, अखरोट नुमा, अखरोट नुमा होती है, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, लास्ट में हमारी जो ग्रंथि थी वो कौन सी थी, मूत्र कंद पथ ग्रंथि, मूत्र कंद पथ ग्रंथि, हिंदी में अच्छा नाम है ना इसका, देखो याद नहीं होगा इसलिए अच्छे इंग्लिश वाला वर्ड याद कर लेना, क्या बोलते हैं इसको, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि, क्या बोलते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखना ये भी क्या थी, एक जोड़ी थी, कितनी थी, 1 जोड़ी या 1 पेयर बोल देते, एक जोड़ी थी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इस चीज का ध्यान रखना, इन तीनों ही ग्रंथियों के स्त्राव को एनसीईआरटी ने, तीनों ग्रंथियों का जो स्त्राव होता है, जो भी चीज ये निकालेगी, जो भी पदार्थ ये बनाएगी, उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा, या हम लोग क्या बोल देंगे इसको, शुक्रिय द्रव्य, या फिर हम लोग इसको हिंदी में वीर्य भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सीमन भी बोल देंगे, ठीक है ना, सीमन भी बोल देंगे। वीर्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। तो इन तीनों ग्रंथियों का स्त्राव प्लस में कौन, शुक्राणु, ठीक है ना, इन तीनों ग्रंथियों के स्त्राव को तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेमिनल प्लाज्मा या शुक्रिय द्रव्य बोलते हैं, ठीक है ना। और यदि इसके अंदर हम लोग क्या मिला देते हैं, शुक्राणु और मिला देते हैं, तब क्या बन जाएगा, ये वीर्य बन जाएगा, सीमन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इन तीनों ही ग्रंथियों के स्त्राव को एक साथ मिक्स रूप से एनसीईआरटी ने क्या बोल रखा है, सेमिनल प्लाज्मा या शुक्रिय प्लाज्मा या द्रव्य बोल रखा है। फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि के लिए एक अलग से पॉइंट और दे रखा है, ठीक है ना। ये क्या करती है, लुब्रिकेंट का काम करती है, कि बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि का जो स्त्राव होता है, इसका स्त्राव मैथ्यून के दौरान, सेक्स के दौरान, ठीक है ना, जब नर और मादा सेक्स करेंगे उस टाइम की बात कर रहे हैं, मैथ्यून के दौरान स्नेहन, किसके लिए स्नेहन का कार्य करता है, शीशन में स्नेहन या लुब्रिकेंट, ठीक है ना,
लुब्रिकेंट का क्या करता है, कार्य करता है, लुब्रिकेंट समझाऊंगा अभी, देखना क्या होता है, लुब्रिकेंट का कार्य करता है, ठीक है ना। इसका स्राव मेथ्यून के दौरान शीशन में संवहन का कार्य करता है। संवहन क्या होता है, मान लो ये शीशन हो गया इस तरीके से, ठीक है ना, ये अगला अपना शीशन मुंड हो जाएगा और इसके अंदर ये इसकी जो मूत्राशय मार्ग या मूत्र जनन मार्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो होता क्या है, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि मान लेते इधर ये वाली, ठीक है ना, और इधर भी हो जाएगी क्योंकि वो एक पैर होती है ना। तो होगा क्या, जब भी शीशन में इरेक्शन होगा, उठान होगा और वीर्य कहां आएगा, बाहर आएगा, तो सबसे पहले बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि का स्राव कहां आता है, बाहर आता है। और वो क्या करता है, इस वाले पथ को क्या बनाता है, चिकना बनाता है। क्या बनाता है, चिकना बनाता है, ठीक है ना। चिकना बनाएगा तो उससे क्या होगा, शुक्राणु वगैरह जो भी वीर्य आसानी से कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। ध्यान रखना, वीर्य बाहर आने से पहले एक पतला द्रव्य बाहर आता है, ठीक है ना, पतला पानी नुमा द्रव्य बाहर आता है, उसे हम लोग, वो कौन सी ग्रंथि का स्राव होता है, वो होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि का स्राव होता है। तो ये क्या करेगी, जब भी वीर्य बाहर आने वाला होता है उससे पहले बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि का स्राव बाहर आता है और जो मूत्र जनन मार्ग था नर के शीशन के अंदर से, जो मूत्र जनन मार्ग है उसको चिकना बनाने का काम करेगा ताकि वीर्य आसानी से कहा जाए, बाहर आ जाए। लुब्रिकेंट होते ना, ग्रीस वगैरह, तेल वगैरह, उसी तरीके से ये भी क्या होता है, चिकनाई देने का काम करता है। आई होप सभी बच्चों को ये क्लास समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।